स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमें फील आएगा जो हम आखिर इसका मोटो क्या है पढ़ने का। तो सबसे पहले आप अपने आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखते हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसका एक आपके पास सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में जो पुताई होती है वो भी एक तरीके का केमिकल सब्सटेंसेस को वाटर में डाला जाता है और फिर उसकी पुताई होती है तो आपके घर का घर साइन करने लगता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे यूजेस हैं। तो केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं? तो केमिकल रिएक्शन आप सिंपल वर्ड में आप बात करो, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में उसके साथ हीट रिलीज हो सकता है या हीट ऑब्जॉर्ब होगा, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इन लेमैन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का। अब आप कैसे विजुअलाइज करोगे जो केमिकल रिएक्शन होता है? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। आप उसके स्टेट में चेंजेस देख सकते हो। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके कलर में भी चेंजेस आएंगे, या टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, या वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। दीज आर ऑल फीचर्स दैट बिल्ड इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारे कुछ भी एक चेंजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कलर में चेंजेस। इट मींस दैट आपने दो सब्सटेंसेस को जब रिएक्ट कराया तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बना है वो क्या हुआ, वो हमारा रिएक्शन प्रोसेस का रिएक्शन हुआ है उसके बीच में। तो मेजर करने का क्या तरीका है? What are the features of chemical रिएक्शन है? ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट। जैसे क्या, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, या अब गैस में भी चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, ये सब सारी बातें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर। These all are parts of फीचर्स। जैसे हम केमिकल रिएक्शन पता चल जो केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसको आप प्रैक्टिकली आपने तो समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या है। तो हम कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। जैसे उसके डिफरेंट फीचर्स के आधार पे, जैसे दो सब्सटेंसेस मिलके तीसरे को बनाए, या कोई एक सब्सटेंसेस डिकम्पोज होकर के दो सब्सटेंसेस में टूटे। तो ये सारा क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये दोनों को रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दीज आर ऑल रिएक्टेंट एंड दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। दिस एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक जैसे ये मैंने केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन लिखा। और सिंबॉलिक आप अभी बिगिनर को पहले सिंबॉलिक ही मुझे बताना चाहिए था, अभी मैं बता देता हूँ। सुन, तो आप ऐसे वर्ड में जैसे लिखते हो ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब आता है बच्चों, जब ही कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो आप जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा होगा, तो नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसके एटम्स मतलब उसका जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो चेंज नहीं होगा। आइदर रिएक्टेंट पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने का मतलब क्या है, जो हमेशा हमें केमिकल इक्वेशन, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले बैलेंस्ड, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स in a compound in reactant is equals to the number of atom in a compound in product, that is a balanced chemical reaction. Definition लिख लेते हैं, number of atoms in a compound is in reactant, number of atoms in compound in reactant is equal to the number of atom in compound in the product side, the product, that is balanced chemical reaction. तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन से चलते हैं हम, तो आप रिएक्टेंट में जितने भी एटम है कंपाउंड में उसके एटम्स काउंट करो और प्रोडक्ट में जितने, देखो अब रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके, एटम्स कितने हैं इसके, एक, हाइड्रोजन के देखो 2, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। अब प्रोडक्ट की ये रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया, रिएक्टेंट वाला। अब प्रोडक्ट वाला हो, प्रोडक्ट साइड में क्या है, जिंक के कितने एटम हैं, 1, सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन के 2 एटम है। करस्पॉन्डिंग मैच करो, जिंक 1, तो हाइड्रोजन 2, इधर भी 2। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं गिवन होता है तो हमें केमिकल इक्वेशन को पहले, रिएक्शन को पहले बैलेंस्ड बनाना होगा। ठीक है, तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे एक नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो पता ही चल गया बच्चों क्या होगा, जस्ट इस डेफिनेशन का रिवर्स कर दो। जो नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इन प्रोडक्ट साइड। तो ये अनबैलेंस्ड या नॉन बैलेंस्ड कह दो, ये केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे H2 प्लस N2 गोज टू NH3। ये क्या है, देखो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और इधर 3 एटम हैं, और इधर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और ये 3 एटम है। तो ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है,
तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे डील करेंगे बैलेंस करने के लिए, वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल हैं, उसको आप फॉलो करोगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल फॉर मेकिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला हम क्या करोगे? सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में जिस कंपाउंड में जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम हो उसको पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ध्यान ये रखना है, जो उसके आप उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि जैसे इस इक्वेशन को मैं कंसीडर करता हूं, इस इक्वेशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज H2 प्लस N2 गोज टू NH3। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया? जो सबसे पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में किसी भी कंपाउंड के जिस एलिमेंट का सबसे ज्यादा एटम हो, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में जिस कंपाउंड के जिस एलिमेंट का सबसे ज्यादा एटम हो उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, देन फर्दर। तो बैलेंस करने का भी तरीका है ना, कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 3। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो बैलेंस कैसे करोगे? दोनों साइड इक्वल बनाने हैं। तो इसको प्रोडक्ट साइड को आप यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 6 और इधर भी 6 एटम हो जाएंगे। तो इसको आप क्या कर दो? 3H2 प्लस N2 2NH3। इससे क्या हो गया? नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। 2NH नाइट्रोजन के भी 2 कंपाउंड हो गए। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है? एक और एग्जांपल, ये तो सिंपल वाला था, एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। दूसरा एग्जांपल, ठीक है? दूसरा एग्जांपल क्या है? Fe प्लस, जब आप आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो Fe3O4 प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हमें बैलेंस करना है। तो रूल क्या कहता है? जिस एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा हो उसको बैलेंस करो, चाहे रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 8। ठीक है? सॉरी, 4 ऑक्सीजन के एटम हैं और इधर 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो सबसे पहले इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है? H2O नहीं है, नहीं तो फिर तो दिक्कत ही होती। ठीक है? हाइड्रोजन, अब कौन सा बैलेंस हो गया? ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है? तो हाइड्रोजन के इधर 8 हो गए, इधर 4 हैं, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है? अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा कौन? एक सिर्फ आयरन बचा है, Fe बचा है। Fe के इधर 3 है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस 4H2O। ये हमारा क्या आ गया? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है? केमिकल इक्वेशन। अब देख सकते हो, अब काउंट करो बैलेंस इक्वेशन के डेफिनेशन के हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए। तो Fe के कितने, आयरन के कितने हैं? 3, इधर भी 3 है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4 हैं। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क देके जाता हूं मैं, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन को
बैलेंस बनाना है तो नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन देता हूं, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन मैं दे रहा हूं, इक्वेशन नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन एक दे रहा हूं मैं, लिख लो BaCl2 plus H2SO4 goes to BaSO4 plus HCl। ठीक है, वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम हो उसको बैलेंस करना है कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, फर्दर जो उससे कम हो उसको, और फर्दर चेंजेस करते रहना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे।